नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। आज का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बटोगे कटोगे का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अब खुद इस नारे का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बंटवारा हो गया है। और वह बंटवारा हुआ है योगी आदित्यनाथ के बयान से, जिसे उन्होंने सबसे पहले मथुरा में दिया था, बटोगे तो कटोगे। हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारा करके हिंदुओं का एक मुश्त वोट हासिल करने के लिए 80-20 का खेला खेलने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बटोगे कटोगे का नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बहुत गदगद हुए थे और उन्हें लगा था कि अब इस नारे के आधार पर हम झारखंड, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव आसानी से जीत लेंगे। लेकिन इस नारे की जिस तरह से प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई है, 98 करोड़ मतदाताओं ने, 140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह से इस नारे की आलोचना की है, हमें लगता है उसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आए और उन्होंने कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तुरंत उन्होंने देखा जनता में प्रतिक्रिया जिस तरह से हो रही, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में छात्रों ने कहा, न हटेंगे न बटेंगे, जीतेंगे और लड़ेंगे। और उन छात्रों की तरह तमाम संगठनों ने इस नारे की लानत मलानत की। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही दो खेमे में बटी थी, शाह का खेमा और योगी का खेमा। योगी के खेमे में धुर कट्टरवादी और योगी के समर्थक थे, और शाह के खेमे में उनका खेमा बड़ा है। उनके खेमे में मोदी समर्थक भक्त भी हैं और शाह के समर्थक हैं, और लगभग आधे से अधिक भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मोदी के खेमे के अलावा, शाह के खेमे के अलावा, योगी के खेमे के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जुड़े हुए हैं, और उन्हीं की सह से आए दिन योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक और भड़काऊ बयान देते हैं। लेकिन इस बार बयान दे करके बुरी तरह से फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से योगी की लानत मलानत हुई है, जिस तरह से इस नारे को लेकर के योगी सहित शाह, मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही खुद किया है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, जो कि ओबीसी में आती हैं, वह खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से राहुल गांधी का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि वह ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बटोगे कटोगे के नारे पर उन्होंने जो बयान दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह से भड़काऊ भयंकर नारा नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र
कि सियासत में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। महाराष्ट्र डॉक्टर अंबेडकर की भूमि है, फूले की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज और साहू जी की भूमि है। और इस भूमि पर सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक भयंकर भाषणबाजी, सांप्रदायिक कट्टरपंथी सोच और विचारधारा, कटोगे बटोगे जैसे नारे नहीं चलेंगे। हम इससे अपने को अलग करते हैं, ऐसा कहा पंकजा मुंडे ने। ठीक इसी तरह से प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि यह पार्टी का स्टैंड नहीं है, योगी आदित्यनाथ की निजी विचारधारा है और जरूरी नहीं है कि निजी विचारधारा को महाराष्ट्र में तवज्जो दिया जाए। यहाँ की जनता शांत प्रिय है, सांप्रदायिक नहीं है। इससे पार्टी को अलग हो जाना चाहिए। और उसके बाद पार्टी में अब कोई भी नहीं कह रहा है बटोगे तो कटोगे, क्योंकि पार्टी को पता चल गया है कि उससे लाभ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो गया। महायुति और एनडीए खेमे के अजित पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो कई बार चीख चीख करके कहा कि बटोगे कटोगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। यह योगी आदित्यनाथ के खोपड़ी की उपजी हुई विचारधारा है और जरूरी नहीं है कि जो उनकी विचारधारा है उस विचारधारा से चुनाव जीता जा सके। अजित पवार तो यहां तक नाराज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली का बहिष्कार तक कर दिया और आज भी उन्होंने बटोगे कटोगे के नारे की भर्त्सना की, योगी आदित्यनाथ के बयान की भर्त्सना की। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की स्पीच जनसभा सिर्फ 2 जगह हुई, कई जगह होने वाली थी, दर्जन भर से अधिक जगह चिन्हित की गई थी जहां योगी आदित्यनाथ को ले जाना था भाषण देने के लिए। 2 जनसभाओं के बाद तीसरी पर ब्रेक लग गया और सारी जनसभाएं उनकी कैंसिल हो गई। इसकी वजह यही थी उनका सांप्रदायिक 80-20 का खेला खेलने वाला, उनकी हेट स्पीच, उनका भयंकर भाषण और उनका कटोगे बटोगे का नारा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इस नारे को अघाड़ी गठबंधन, महाविकास अघाड़ी गठबंधन इसका फायदा उठाने वाला है। इस नारे की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में बैकफुट पर आ गई है। इस नारे के अलावा और भी कई कारण हैं। कपास और सोयाबीन के किसान नाराज हैं। सोयाबीन के किसान का कहना है कि प्रति क्विंटल 4,000 रुपए लागत आती है सोयाबीन पैदा करने में, लेकिन 3,000 रुपए में उसकी बिक्री होती है प्रति क्विंटल। 1,000 रुपए एक क्विंटल में नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर किसी किसान ने 10 कुंतल पैदा किया है तो उसे 1 लाख रुपए का पूरा घाटा होगा। और सोयाबीन के किसानों, कपास के किसानों को एमएसपी नहीं दी गई और जिस रेट में बिक रहा है वह रेट बहुत कम है। इसका फायदा उठाने के लिए राहुल गांधी किसानों से मिले, एक जगह नहीं जा सके क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई थी, तकनीकी खराबी हो गई थी, इसलिए नहीं जा सके। लेकिन वहां पर भी उन्होंने वीडियो कॉल करके किसानों को संतुष्ट किया और किसानों की बातें सुनी
और उन्हें वाजिब कीमत चुकाने के लिए वादा भी किया, एमएसपी देने के लिए वादा भी किया। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आया हुआ है और इस भूकंप से भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन बुरी तरह से हिल गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जा रहे हैं। विदेश जाना जरूरी है, इसलिए जा रहे हैं। अगर कम जरूरी होता तो वह विदेश कतई नहीं जाते। और कल के दिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे महाराष्ट्र से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कितने लोग प्रभावित होते हैं या कितना लोग वीडियो देखते हैं। और जो किसान नाराज है, जो गरीब नाराज है, जो बेरोजगार नाराज है, उनकी वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, उद्धव की पार्टी शिवसेना को तोड़ने की वजह से, एनसीपी को तोड़ने की वजह से इन्हें घाटा पहले भी हो चुका है, लोकसभा चुनाव में भी। जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में अपने गठबंधन के साथ 48 में से 41 सीटें जीती थी 2019 में, वह भारतीय जनता पार्टी खुद 9 सीटों पर आ गई और उसकी बुरी तरह से हार हुई महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रदेश है जहां पर सीटों की संख्या ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की हार हुई थी और दूसरी हार महाराष्ट्र में हो गई, इसकी वजह से लंगड़ी सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार सत्ता में आने का सपना पूरा तो हुआ, लेकिन आधा अधूरा पूरा हुआ। और यह सपना कब ढह जाए, कब नीतीश और नायडू समर्थन वापस ले ले, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में निराशा है, हताशा है और खुद डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी हक अधिकार को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक छाए हुए हैं और जन जन तक ओबीसी एससी एसटी में उनके संविधान बचाने की चर्चा फिर से तूल पकड़ ली है। और ओबीसी के मतदाताओं में जिस तरह से राहुल गांधी की प्रतिक्रिया हो रही है, इससे भी नरेंद्र मोदी और शाह बौखलाए हुए हैं। और अगर राहुल गांधी और उनके गठबंधन, इंडिया गठबंधन और अघाड़ी गठबंधन जो महाराष्ट्र लोकल का, अगर इसकी जीत होती है महाराष्ट्र में और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत झारखंड में और इंडिया गठबंधन की जीत उत्तर प्रदेश में होती है, तो निश्चित रूप से इसका असर केंद्र की सरकार पर भी पड़ेगा और केंद्र की सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि आरएसएस भी चाहता है, वह तो मौका देख रहा है कि कब मोदी कमजोर हो और कब इन्हें बीजेपी से बाहर करके गुजरात भेज दिया जाए। अगर इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो निश्चित रूप से इसके बुरे परिणाम सामने आएंगे। और जिन रूपों में आज भारतीय जनता पार्टी बट गई है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है चुनाव से पहले, और अब उसकी यह उम्मीद धूमिल हो गई है कि उसकी जीत होने वाली है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, अघाड़ी गठबंधन के हौसले बुलंद हैं और राहुल गांधी दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। और उनकी मजबूती और नरेंद्र मोदी की कमजोरी, नरेंद्र मोदी की पार्टी में, उनके एनडीए गठबंधन में टूटन जिस तरह से आई है, हमें लगता है कि अब नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आने वाले हैं। और इसी बुरे दिन में
आरएसएस जो खेला करने वाला है, सबसे पहले वह भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अपने किसी प्रचारक को बनाएगा और उसके बाद पार्टी पर कब्जा कर लेगा। पार्टी पर जो नियंत्रण जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है, इनका वर्चस्व खत्म होगा और नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी का गठन किया जाएगा, जिसमें नितिन गडकरी का रोल अहम होगा। संघ समर्थक सांसद भी यही चाहते हैं, जो 2024 में जीत करके आए हैं, कि मोदी और शाह जाए और आरएसएस गडकरी को लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से खड़ा करे। लेकिन आरएसएस की मजबूरी यह है कि वह संविधान को नहीं पसंद करता है, लोकतंत्र को नहीं पसंद करता है, धर्मनिरपेक्ष भारत को नहीं पसंद करता है। और अगर इन तीनों पसंदगियों को वह बदलेगा नहीं, तो डूबती हुई भारतीय जनता पार्टी की नैया को मोहन भागवत भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अब ओबीसी, एससी, एसटी जागरूक हो गया है और इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने जो पसीना बहाया है, राहुल गांधी ने जो सक्रियता मजबूती के साथ दिखाई है, उसके परिणाम भी सामने आने वाले हैं। और अगर आरएसएस इन तीनों एजेंडे, संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करना, अगर उसकी यह सोच बनी रहेगी, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा आरएसएस भी। आपने देखा होगा कि 9 जून 2024 को शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को सिर माथे से लगाया था, संविधान के सामने साष्टांग हुए थे। उसकी यही वजह थी कि जनता में यह संदेश चला गया है और सही संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिल जाएंगी, 370 या इससे अधिक सीटें मिल जाएंगी, तो वह संविधान को बदल देगी, हिंदू राष्ट्र बनाएगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करेगी। और यह संदेश जब जनता में पहुंचा तो खलबली मच गई और संदेश पूरी तरह से जनता में नहीं पहुंच पाया था, निचले स्तर तक। इसी वजह से खंडित जनादेश मिला। अगर पूरी तरह से जनता में पहुंच गया होता, समय रहते ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं तक राहुल गांधी संपर्क साध लिए होते, तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हो जाती सिर्फ संविधान के मुद्दे पर। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, मनुस्मृति लागू करने का मुद्दा है और लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने का मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब चाहेगा अपने इन एजेंडे को अंजाम देने का प्रयास करेगा, तो जो उसकी बची हुई जमीन है वह भी खो जाएगी और भारतीय जनता तिरोहित हो जाएगी या भारत मुक्त हो जाएगी। कभी 2014 से 19 तक, फिर 24 तक नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगाया कि कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक नए गठबंधन, इंडिया गठबंधन को लेकर के आई और भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबवा दिया 2024 के चुनाव में। और जो आसन्न चुनाव हैं, जो नजदीक या भविष्य में चुनाव हैं, वह सबसे बड़ा चुनाव अब होने वाला है मध्यावधि चुनाव। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बट गई है, आरएसएस बट गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर राहुल समर्थक नेताओं की कमी नहीं है। जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी, एससी, एसटी के हैं, उसमें से अधिकांश राहुल गांधी की विचारधारा के साथ हैं, लेकिन वह पर्दे के पीछे राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी टूट चुकी है
और भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी इन तीनों राज्यों में, तो जो पर्दे के पीछे ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं वह खुल करके समर्थन करेंगे राहुल गांधी का और ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं और हमें लगता है कि जिस तरह से झटके लग रहे हैं, मध्यावधि चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बट गई है और जिस तरह से उसकी विषैली विचारधारा, उसके भयंकर घिनौने भाषण, डरवाने वाले मतदाताओं को डरवाने वाले भाषण जो सामने आए हैं और जिस तरह से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और भागवत के चाल चरित्र चेहरे को, उनके छुपे एजेंडे को उजागर किया है, उसका असर अब जनता में हो रहा है। और अगर मध्यावधि चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम बहुजन के सामने तक यह वीडियो पहुंचेगा तो उन्हें पुनर्विचार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के वोट पर चोट करना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।